हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में फिजियोग्राफिक यूनिट के बारे में डिस्कस कर रहे थे और प्लेट्यूज के बारे में हमने 3 लेक्चर डिस्कस किए। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको बात समझ में आई होगी। बुक से भी पढ़िएगा उसको। और उन सभी चीज़ों के बारे में जो लोकेशंस हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ एटलस में ही मिलेगी, जिसके लिए एटलस आपके साथ होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक दूसरी फिजियोग्राफिक यूनिट की, जिसका नाम है द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। इनफैक्ट द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। ठीक, तो अगर मैं एक रफ मैप बनाऊं आपके सामने, तो हम आसानी से लोकेट कर सकते हैं कि कौन सी फिजियोग्राफिक यूनिट के बारे में बात हो रही है आज। ठीक, ज़रा देखिए इसको। ये गुजरात वाला पार्ट आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से हम साउथ की तरफ चले गए। साउथ इंडिया बनाना बड़ा ही आसान है, आपको पता ही होगा। यहाँ हम उत्तराखंड बना लेते हैं और इस तरीके से सिक्किम, और इस तरीके से हमने मिज़ोरम और मणिपुर बना लिए। दरअसल बात यहाँ की हो ही नहीं रही है, बात हो रही है इंडस रिवर। ये एक गंगा नदी बना लेते हैं यहाँ पर, और एक ब्रह्मपुत्र। बात हो रही दरअसल प्लेन्स की, यानी कि मैदानों की। और मैदानों का निर्माण में सबसे प्रमुख भूमिका कौन निभाती है? नदियाँ। क्योंकि नदी एक डिपोजिशनल वर्क भी करती है, अर्थात निक्षेपण का कार्य करती है। सिर्फ मेन स्ट्रीम ही नहीं, अपने साथ जो जो भी इसकी सहायक नदियां होंगी, वे सब की सब क्या करेंगी? डिपोजिशनल वर्क करेंगी, अर्थात निक्षेपण करेंगी। निक्षेपण किस चीज़ का? निक्षेपण अवसाद का, यानी कि सेडिमेंट्स का। तो नदी की रफ्तार एक सीमित हो जाती होगी किसी चलते चलते, है ना। तो वो सेडिमेंट्स को क्या करेगी? वो डिपॉजिट करना शुरू कर देती है। और इस प्रकार से प्लेन्स का निर्माण हुआ होगा पिछले कई लाख वर्षों में। ठीक, तो उसी पे आज छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। पहले देख लेते हैं प्लेन्स की जियोमॉर्फोलॉजी क्या है, फिर उसका हम रीजनल डिवीज़न अर्थात उसका जो क्षेत्रीय विभाजन है उसके उस हिसाब से इसको देखेंगे। ठीक, ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया लाइज बिटवीन, देखिए आपको पता ही होगा, मेरे को छोटा सा नक्शा फिर से बनाना पड़ेगा यहाँ पर, ये बताने के लिए कि नॉर्थ इंडिया का जो प्लेन है वो है कहाँ दरअसल। ये तो हो गया साउथ इंडिया वाला पार्ट, ये हो गया प्लेट्यू, इसको प्लेट्यू मान लीजिए, इसको मान लीजिए हिमालय। तो इसको हम मानेंगे क्या? प्लेन्स। हम बात इसकी कर रहे हैं, इसको हम मानेंगे क्या? प्लेन्स। तो ये कह रहा है इट लाइज बिटवीन हिमालयाज इन द नॉर्थ एंड प्लेट्यू इन द साउथ। ठीक, दक्षिण में पठार है, सबसे उत्तर में हिमालयाज हैं, और उसके बीच में लाई कर रहा है क्या? उत्तर भारत का मैदान। ठीक, यही बात इसमें लिखी गई है। ओके, इट इज एन एग्रीडेशनल प्लेन फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशनल वर्क ऑफ 3 मेजर रिवर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी इससे पहले वाली स्लाइड में कि इन 3 मेजर रिवर्स और उसकी जो सहायक नदियां होंगी, क्योंकि सिस्टम के अंतर्गत सारी नदियां शामिल हो जाती हैं, इन तीनों के डिपोजिशनल वर्क के ही कारण नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स अर्थात मैदानों का निर्माण हुआ है। ठीक, तो इसमें रिवर्स ने ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है प्लेन्स को बनाने में। प्लेन्स वैसे होते क्या है? एक आकृति विहीन लैंडफॉर्म, है ना। एक फीचरलेस क्या है? लैंडफॉर्म है। फीचरलेस मतलब बिल्कुल सपाट, बिल्कुल प्लेन, दूर दूर तक ऐसा कोई उभार देखने को नहीं मिलता, उसी को कहते हैं क्या? प्लेन्स। बट प्लेन हैविंग अ जेंटल स्लोप, एक मंद सी क्या होगी? ढलान होगी, बहुत ही धीमी, है ना। पानी हल्का सा बह जाए बस, बहुत तेज नहीं, बहुत ही धीमे। लेकिन जब नदियाँ समुद्र में पहुंचने वाली होती हैं तब उनकी रफ्तार और भी धीमी हो जाती है, क्योंकि वो 0 मीटर पे पहुंच रही होती है, बिल्कुल बेस लेवल पर आ रही होती हैं। तो वहां पर नदियों को पहुंचने में बड़ी दिक्कत होती है। ठीक, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो इलाका है पूरा क्या है? प्लेन्स है। और इन प्लेन्स को बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किसने किया होगा? इन 3 मेजर रिवर्स ने। ओके, चलिए अब एक छोटा सा मैप देख लेते हैं, आपको आसानी से बात समझ में आएगी फिर से कि बात किसकी हो रही है। ये देखिए, इसको थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। ये रहा रीजनल डिवीज़न किसका? भारत के मैदानों का। ये देखिए, ये है राजस्थान वाला प्लेन, ये है पंजाब हरियाणा वाला प्लेन,
इन सभी प्लेन्स में गंगा का जो मैदान है, गंगा का जो प्लेन है वो सबसे बड़ा है। देख लीजिए यहाँ तक। और इनफैक्ट हमको गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटना पड़ गया, अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन और लोअर गंगा प्लेन। ठीक। और ये है आपका ब्रह्मपुत्र प्लेन, जो कि इन सब में सबसे छोटा है, नैरो है। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी अपने आप में काफ़ी बहुत बड़ी, बहुत ही माइटी रिवर है। ठीक। तो इस नक्शे से आपको बात समझ में आ गई कि जिन प्लेन्स के बारे में हम पढ़ेंगे उनकी लोकेशंस ये रही। ओके, दिस वी हैव ऑल अबाउट। ये जो मैप है हमारा किसके बारे में है? प्लेन्स के बारे में। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। इट्स टोटल लेंथ फ्रॉम इंडस अप टू द माउथ्स ऑफ गंगा। अगर हम पूरे वेस्ट से लेकर जहाँ पर गंगा पहुँच रही है बंगाल की खाड़ी तक, अगर उसकी हम लेंथ नापें तो कितनी निकल के आ रही है? 2400 किलोमीटर, लगभग उतनी ही जितनी कि हिमालयास की है। इसका मतलब ये हुआ कि हिमालय के पैरेलल चल रही है, लेकिन काफ़ी बड़ा एरिया है इसका। इट्स एवरेज विड्थ वेरीज फ्रॉम 150 टू 300 किलोमीटर्स। इसका मतलब क्या हुआ? प्लेन्स की जो चौड़ाई है कहीं कहीं पर 150 है और कहीं कहीं पर 300 किलोमीटर तक की भी चौड़ी आपको एक बहुत बड़ा क्षेत्र देखने को मिलेगा। एरिया देखिए कितना बड़ा है इसका। देखिए एरिया देखिए इसका काफ़ी बड़ा है, 7.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 7.8 लाख वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। एंड हैंस इट मेक्स इट द लार्जेस्ट एल्यूवियल ट्रैक्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इस प्रकार इतना बड़ा एल्यूवियल ट्रैक्ट जो है इंडिया के इस वाले पार्ट में बनता है, वो विश्व के सबसे बड़े एल्यूवियल ट्रैक्ट में माना जाता है, सबसे बड़ा विश्व का। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ द प्लेन्स की। द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया हैविंग इट्स ओन जियोमॉर्फोलॉजिकल टेंडेंसी एंड कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। अभी जो हमने चित्र देखा था वो तो रीजनल डिवीजन था प्लेन्स का, जिसको हम पढ़ेंगे। लेकिन जितने भी हमारे जो भूगोलविद हैं, जो ज्योग्राफर है, वो उन्होंने भी माना है इस बात को कि प्लेन्स दिखने में तो एक सिंगुलर यूनिट दिखाई तो पड़ती है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ द कंपोजिशन इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट्स। तो उसी पे थोड़ा सा हमें समझना होगा कि ये मामला क्या है। ये मैंने जगह छोड़ी इसीलिए कि ताकि मैं डायग्राम बना सकूं आपके सामने। अब देखिए, शिवालिक माउंटेन के ठीक साउथ में एक ट्रैक्ट शुरू होता है जिसको कहते हैं हम भाबर। ठीक, कई प्रकार से फिगर बना के समझा जा सकता है, लेकिन हम इसको कैसे बनाएंगे, मैं एक लाइन खींचता हूं यहाँ पे। ठीक है, और हम बना देते हैं यहाँ पर शिवालिक माउंटेन्स। ये हमने बना दिए क्या? शिवालिक माउंटेन्स, कुछ इस तरीके से। शिवालिक माउंटेन को आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसकी ढलान बिल्कुल फ्लैट होती जा रही है। ठीक, तो भाबर वाला जो इलाका है, क्योंकि मैं इस समय काठगोदाम हल्द्वानी वाले इलाके में हूँ, दरअसल मैं भाबर में हूँ इस समय, है ना। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ भाबर, जहाँ पर मैं इस समय रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये भाबर वाला इलाका है, हल्द्वानी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। हल्द्वानी एक प्लेन्स एरिया है, लेकिन कौन सा प्लेन मानेंगे इसको हम? भाबर का प्लेन मानेंगे। इसके साउथ में हम पहुंचते हैं पंतनगर, उधम सिंह नगर, उसकी कैटेगरी क्या हो जाती है? तराई की हो जाती है। उसके भी साउथ में हम जाएंगे तब रोहिलखंड के मैदान शुरू होते हैं, उसको हम भांगर प्लेन्स की कैटेगरी में रखते हैं। और फिर उसके भी साउथ में जाते हैं प्लेन्स ऑफ गंगा, अवध के मैदान, तब हम उस प्लेन को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ही इन सभी में, तभी तो क्लासीफाई किया गया है। अब देखते हैं कैसे। मान लेते हैं कि यहाँ पर काठगोदाम है और काठगोदाम की ऊंचाई निश्चित रूप से हल्द्वानी से थोड़ी ऊपर की तरफ होगी। तो वहाँ से अब जब ढलान की तरफ आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर यहाँ तक साथ साथ कोई नदी बह रही है, बिल्कुल बह रही है। हल्द्वानी जो सिटी है ये बसा हुआ है गौला नाम की नदी के तट पर। इसका असली नाम गार्गी नदी है। ठीक है, तो ये नदी भी साथ साथ बह रही होगी। ओके, लेकिन हम जानते हैं कि जब पहाड़ों से नीचे उतरती नदी है तो उसकी रफ्तार धीमी होने लग जाती है, लेकिन काठगोदाम में इसकी रफ्तार अधिक होनी चाहिए। तो नदी, जैसा कि हम जानते हैं कि अपने साथ कई सारा क्या लेकर चलती है? सेडिमेंट्स। तो जो सेडिमेंट्स नदी के साथ बह सकते हैं, आगे बह सकते हैं, वो तो चलेंगे, जो नहीं बह सकते वो नीचे बैठ जाएंगे। तो क्योंकि भाबर वाले इलाके में नदी की रफ्तार आगे जब नदी पहुंचेगी उससे अधिक है, तो उन
बड़े कंकड़ों को तो वहीं छोड़ देती है, जिसको आगे ले जा पाने में वो सक्षम नहीं है। तो हम समझ सकते हैं कि जो भाबर वाला जो प्लेन वाला इलाका है वो एक रेतीली भूमि है, या कह सकते हैं कि कंकड़ नुमा, पेबल्स रॉक स्टडेड, है ना। तो यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाएगी वो कंकड़ नुमा होगी, रेतीली होगी, हाईली पोरस होगी। हाईली क्या होगी? पोरस होगी, यानी कि एब्जॉर्ब कर लेगी। तो होगा क्या कि जो हल्द्वानी वाले इलाके में नदी बहते हुए दिखाई देगी वो पत्थरों के अंदर से भी बहते हुए आगे बढ़ सकती है, यानी आगे मूव कर सकता है बड़े बड़े पत्थरों के बीच में से। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भाबर वाले इलाके में नदियां अंडरग्राउंड बहती हैं। तो इस प्रकार की जो टोपोग्राफी है इसको हम क्या कहेंगे? भाबर। अपनी इस खासियत की वजह से इसकी सेडिमेंट्स क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए हम कह सकते हैं कि ये लार्ज स्केल एग्रीकल्चर एक्टिविटी यहाँ पर नहीं हो सकती। और ये गेहूं धान जैसी जो कॉमर्शियल क्रॉप है उसके लिए उतना मुफीद नहीं है जितना कि तराई वाला इलाका होगा। कैसे होगा देखते हैं। अब हम चलते हैं आगे और हम देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसको तराई मान लिया है। तराई में जो जो नदियाँ नीचे की तरफ बह रही थी अब ऊपर की तरफ आ जाएंगी, अपवर्ड आ जाएंगी, और नदी की रफ्तार और धीमी हो जाएगी। धीमी हो जाएगी इसका मतलब ये हुआ कि उन कणों को भी नीचे बैठा देगी जो अब तक वो अपने साथ ले जा पाने में सक्षम थी। तो यानी कि जो अंदर की जो डेंसिटी है इस लैंड की ये क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। अब पानी अंदर बह पाने में सक्षम नहीं है, उसको ऊपर आना ही होगा। तो तराई वाले रीजन में पानी क्या है? नदी का पानी अब ऊपर आपको बहता हुआ दिखाई देगा। तराई, तर, बिल्कुल वेट, अर्थात यहाँ पर काफ़ी दलदली स्थिति भी आपको दिखाई देगी। लेकिन यहाँ की जो मिट्टी है क्योंकि वो महीन कणों से बनी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कृषि के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है तराई की मिट्टी। तो गन्ना, गेहूं, चावल, इसकी ज़बरदस्त खेती आपको तराई वाले इलाके में देखने को मिलेगी। कुछ खास किस्म के चावल यहाँ पर उगाए जाते हैं जो तराई वाले रीजन में काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। और तराई का रीजन सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित नहीं है, जहाँ तक शिवालिक की रेंज गई है, आप नेपाल का जो तराई वाला क्षेत्र है वहाँ भी इस प्रकार की खेती आपको देखने को मिलेगी बड़े मात्रा में। उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर वाला इलाका है उसके अगर आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे, नौतनवा वाला इलाका जब पहुँचेंगे तो वो भी तराई वाले इलाके में ही आता है, और वो भी काफ़ी क्या है? रिच है। किस मामले में? तराई की मिट्टी के मामले में। और वहाँ भी चावल की खेती बहुत अच्छी होती है ना। तो इस तरीके से तो अगर हम इसको शिवालिक माने तो एक जो आपको पतली सी जो स्ट्रिप दिख रही है ये तो हो गई भाबर की, और इसके साउथ में जो चल रही है ये हो जाएगी किसकी? तराई की। और आप देख सकते हैं नदियां आराम से बहते हुए जा रही हैं। यहाँ पर अंडरग्राउंड बह रही थी, यहाँ पर सरफेस में आकर बहेगी, और जैसे जैसे ट्रू प्लेन्स जो वास्तविक रूप से जो मैदानी क्षेत्र हैं, रोहिलखंड और अवध वाले प्लेन, वहाँ पर उनकी रफ्तार और भी अधिक धीमी हो जाएगी, और भी ज़्यादा धीमी हो जाएगी। तो वो और भी अधिक महीन कण को वहाँ पर क्या कर सकते हैं? छोड़ सकते हैं। ठीक, इसके आगे हम देखेंगे भांगर नाम का प्लेन्स आपको देखने को मिलेगा। तो इसको इन मैदानों का निर्माण भी नदियों के द्वारा ही हुआ है, जाहिर सी बात है। इसको हम कहते हैं ओल्ड एल्यूवियम ट्रैक्ट ऑफ लैंड, यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ठीक, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। और ये वाला जो इलाका होगा यानी कि रोहिलखंड वाला जो इलाका होगा वो फ्लड प्लेन से थोड़ा सा ऊंचाई की तरफ है। बात समझ में आई? रोहिलखंड प्लेन्स वाला जो इलाका होगा उसकी जो टेबल लैंड होगी वो फ्लड प्लेन से थोड़ा सा ऊपर होगी। ठीक है, तो अगर मैं सीढ़ी की तरह इसको दिखाऊं तो मुझे ऐसे दिखाना चाहिए। देखो मुझे ये कैसे दिखाना चाहिए, यहाँ देखिए, मुझे ये दिखाना चाहिए ऐसे कि यहां से लेकर मैं यहां तक मान लेता हूं भाबर, यहां से लेकर यहां तक हम मान लेते हैं तराई, यहां से लेकर यहां तक मान लेते हैं हम भांगर, और उसके नीचे क्या आ जाएगा नंबर? किसका? खादर का। तो इस तरीके से टेबल अगर बनाई जाए इसकी प्लेन्स की, तब आपको बात समझ में आएगी। और जो फ्लड प्लेन है वो यहां पर कहीं पर आ रहा है, फ्लड प्लेन। तो रोहिलखंड वाले प्लेन्स के संबंध में ये बात कही जा सकती है कि वो फ्लड प्लेन से ऊपर है, और यहाँ पर तो जो नदियाँ पहुँचती होंगी ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिए बनाया है। पहुँचती होंगी तो वो फ्लड के प्रभाव से बाहर रहती हैं। तो इस प्रकार से हम पानी को बहते हुए देखेंगे
और पानी के बहाव से ही तय होता है कि वो मैदान कैसा बना होगा। अब फ्लड प्लेन क्या है, यानी कि जो खादर वाला जो लैंड है, ये कैसे बना? खादर अर्थात वो इलाका जहां हर साल बाढ़ आती है। बाढ़ मान लीजिए गंगा में आई, तो अकेले गंगा में बाढ़ नहीं आएगी, गंगा की सभी सहायक नदी में बाढ़ आएगी, जो कि मानसून सीजन के कारण पानी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। बाढ़ आपने देखी होगी कि अगर कोई नदी अगर साधारण मौसम में, यानी कि आजकल मौसम में अगर वो इतनी पतली है, तो बाढ़ में यहाँ तक फैल जाती है, भाई गंगा की चौड़ाई खूब ज़्यादा हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी जितनी भी सहायक नदियाँ होंगी वो भी उसी रेशियो में चौड़ी होती होंगी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एरिया कवर कर लेता है फ्लड। और फ्लड बहुत तेजी से बहता हुआ पानी नहीं है, लेकिन फ्लड में बहुत सारे सेडिमेंट्स हैं, तो उन सेडिमेंट्स को जरूर सेटल डाउन कर देता होगा जहां पर उसका पानी फैलता होगा। यानी कि हर साल उस फ्लड प्लेन में एक नई लेयर चढ़ जाती है, किस चीज़ की? सेडिमेंट्स की। तो दिस मेक्स दिस पार्ट ऑफ प्लेन वेरी फर्टाइल, क्योंकि इसको हर साल नई मिट्टी मिल रही है, या कह सकते हैं कि हर साल इसमें नया अवसाद की एक परत चढ़ जा रही है। और ये हर साल हो रहा है। हर साल होने की वजह से क्या इसकी फर्टिलिटी आज तक कभी ख़त्म ही नहीं हुई, और ये आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा फर्टाइल मिट्टी मानी जाती है। अवध का मैदान, अवध पूरा यूपी, और फिर उसके बाद बिहार का मैदान भी इसी के अंतर्गत आएगा, फिर बंगाल का मैदान भी इसी प्रकार के मैदानों के अंतर्गत उसकी श्रेणी के अंदर रखा जाएगा। तो ये तो हो गई उसकी जियोमॉर्फोलॉजी। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, है ना? कि ये भावर, जहाँ जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको हल्द्वानी दिया, ये उसका एग्जाम्पल था। पंतनगर, उधम सिंह नगर, काशीपुर, सितारगंज, ये सब उत्तराखंड वाले इलाके हैं। ये सब के सब किस में आते हैं? तराई वाले इलाके में आते हैं। उमस काफ़ी ज़्यादा रहती है इन क्षेत्रों में, क्योंकि मॉइस्चर लेवल काफ़ी ज़्यादा रहता है। रेप्टाइल्स काफ़ी निकलते हैं यहाँ घरों में, है ना? अक्सर हम देखते हैं कि अजगर ने बछड़े को निगल लिया, इस प्रकार की खबरें हमको यहाँ से मिलती हैं। आप समझ रहे हैं बात को? और जो बरेली वाला इलाका है, रोहिलखंड वाला, मुरादाबाद वाला, उसको हम रोहिलखंड वाले प्लेन्स के अंतर्गत रखते हैं। बाढ़ का वैसा प्रभाव नहीं है वहाँ पर, ठीक है? बाढ़ तो मिलेगी आपको यूपी, उधर आगे बिहार, पूर्वी यूपी पूरा, है ना? वहाँ पर आती है बाढ़ भयंकर। तो ये तो होगी इसकी जियोमॉर्फोलॉजी, और इसको आप इस तरीके से समझिए। अब हम आज क्या करते हैं, एक चीज़ और करते हैं, इसका रीजनल डिवीजन भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है? रीजनल डिवीजन ऑफ ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। और आज हम कवर करेंगे राजस्थान प्लेन और पंजाब हरियाणा प्लेन्स को, क्योंकि गंगा प्लेन काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसको हम 3 पार्ट में देखते हैं, ठीक? आज हम कर लेते हैं 2, बाकी हम कर लेंगे कल गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन। सबसे पहले बात हो रही है राजस्थान प्लेन्स की। एक बार फिर से मैप देख लेते हैं वो वाला। देखिए, ये रहा राजस्थान प्लेन। इसमें आप देखेंगे कि जो डेजर्ट वाला इलाका है वो शामिल किया गया है इसमें। राजस्थान वाले इलाके में, जिसको हमने प्लेन्स की कैटेगरी में रखा है, ये दरअसल डेजर्ट वाला इलाका है। वेस्टर्न पार्ट है किसका? इंडियन नॉर्दर्न प्लेन्स का। और इसको थार डेजर्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थार डेजर्ट भी कहते हैं। ओके, तो वो रहा आपका मैप में, उसकी स्थिति हो रही। इट कंसिस्ट ऑफ ग्रेट इंडियन डेजर्ट, यानी कि जो राजस्थान का जो प्लेन है, इसके अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं? डेजर्ट वाला इलाका आता है। आप आसानी से मैप में समझ सकते हैं। इसका जो टोटल एरिया वैसे तो 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन 25,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका पाकिस्तान में है, और इंडिया में कितना रह गया है? 1.75 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक? लाइज टू द वेस्ट ऑफ द अरावली। अरावली श्रेणी के पश्चिम में है। मैप देखिएगा पता चल जाएगा। थार डेजर्ट कंसिस्ट ऑफ सम सैलाइन वाटर लेक ऑल्सो। अब देखिए, ये वाला जो इलाका है काफ़ी गर्म है। रेट ऑफ इवेपोरेशन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। जहाँ पर वाष्पीकरण की दर अधिक होगी, वहाँ पर जो भी जल राशियाँ होंगी उसमें नमक बनने की संभावना रहेगी पूरी पूरी। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कई सारी ऐसी झीलें हैं जिससे नमक बनता है, नमक, और उसका सप्लाई भी है पूरे इंडिया में। 9% जो टोटल प्रोडक्शन है नमक का पूरे इंडिया का, वो अकेले कहाँ से आता है? सांभर झील से। वेरी इंपॉर्टेंट। सांभर झील कहाँ है पता लगाइएगा मैप में, ठीक? डिडवाना लेक, सारगोल लेक, खाटू लेक, ये सारी जो झीलें हैं ये राजस्थान के मैदानी क्षेत्रों में है और नमक बनाने के काम आती हैं, ठीक है? आगे बढ़ जाते हैं।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पंजाब हरियाणा प्लेन, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है, सुनिएगा इसको। लेकिन फिर से मैं आपको वो फिगर दिखाना चाहता हूँ, लेकिन उसको यहीं बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं बन जाएगा छोटा सा फिगर और आपको बात समझ में आएगी कि मामला क्या है। ये रहा पंजाब और हरियाणा वाला प्लेन का इलाका।